नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ जुलाई। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस चल रहे हैं वो सभी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहेंगे आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है, सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है आरआरबी पीओ का, उन सभी के लिए हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इसी के साथ साथ दोस्तों हम रिवीजन सीरीज भी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। तो रिवीजन सीरीज भी यहाँ पर लेकर आएंगे आप सभी के लिए, ताकि जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं और एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर नई अपडेटेड न्यूज और रिवीजन दोनों मिलता रहे। ठीक है, तो अलग से कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अंडर दी वन रूफ आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहली न्यूज की। यहाँ पर तो तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स नियरली ट्रिपल्ड इन 1 year टू 5.37 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 1.86 बिलियन फॉर द प्रीवियस ईयर, राइट। तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर की तुलना में करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो तमिलनाडु में हुआ है वो करीबन करीबन यहाँ पर 3x हायर इस साल देखने को मिलेगा पिछले साल की कंपैरिजन में। ठीक है, so, in a significant achievement, Tamil Nadu has reclaimed its position as the leader in electronics export in India, and the state's electronic exports valued at USD 5.37 billion in the year 22-23. Right? There is a 23% share in the electronic markets, which is the new account for this year. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी उछाल यहाँ पर देखने को मिली है अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो, और वो भी कौन से स्टेट से। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है तमिलनाडु से। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक जीके भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि 2020-21 की बात करूं तो यहाँ पर जो रेट अगर मैं बोलूं एक्सपोर्ट की तो 1.6% करीब था। उसके बाद 21-22 में वही बढ़कर 1.8% हुआ, और 22-23 में आज हमें 5.3% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा यहाँ पर फिगर रहेगा ये। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीए की, तो यहाँ पर ये जो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन हो जाएंगे, एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो गाइडेंस तमिलनाडु है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एजेंसी है, इसे फाउंड किया गया था 15 जुलाई 1992 को। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे बुलेट पॉइंट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डैश रीगेन द टॉप स्पॉट इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। तो करेक्ट हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे निकल कर आ रहा है, और इंपॉर्टेंट डे की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है इसके पीछे का सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, और अगर कोई थीम है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन is commemorated on July 1st and is celebrated on first Saturday of July, right? तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डे है। ठीक है, तो 2023 में जुलाई 1st को आया था, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। डेट चेंज होती रहेगी। ठीक है, डेट तो चेंज होती रहेगी, आपको पता है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है ना। दिस सिग्निफिकेंट इवेंट यूनाइट्स पीपल, कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड to honor the impressive influence of cooperative businesses, right, on the global level. So now what comes is everybody get together। यहाँ पर आप मान लीजिए चाहे कम्युनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेसेस हो, पीपल हो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने हमेशा आपको बताया इंपॉर्टेंट डे में या तो कोई डे होता है, स्पेसिफिक डेट होती है, स्पेसिफिक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पैरामीटर पर यहाँ पर बनता है। तो देखो यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डे है, दूसरा यहाँ पर थीम भी है। तो थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज कॉमेमोरेटेड ऑन July 1st एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सैटरडे ऑफ जुलाई, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। So what is the designated theme for the International Day of Cooperatives 2023? तो यहाँ पर किस तरीके से थीम पर क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि मैम आप अपने जो आपका जो सीरीज है यहाँ पर आप हमेशा ये बताते हैं इंपॉर्टेंट डे पर कैसे क्वेश्चन बनता है, कभी थीम पर भी बताइए। तो थीम पर यहाँ पर मैंने आपको आज बता दिया। तो थीम पर इस तरीके से आप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम्स में। हमेशा ध्यान रखना, थीम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। बैंकिंग से निकल कर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई रेवोल्यूशनरीज ट्रांजेक्शन बैंकिंग with 34 new hubs. Dinesh Khara comments recommendable turnout or turnaround, right? दिनेश खरा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हेड ऑफ एसबीआई, राइट।
तो यहाँ पर न्यूज क्या निकल कर आई है हमारे साथ, पहले हम न्यूज पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स नेशन वाइड अपने यहाँ पर क्या किए हैं, बेसिकली लॉन्च किए हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन हब है ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर जो बिजनेस कस्टमर्स आते हैं ना उनको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो जो काम बहुत जल्दी होना है बेसिकली, जो बड़े बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं काफी हैवी ट्रांजेक्शन लेकर आते हैं, उनमें उनके ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट, बिकॉज दे प्ले अ मेजर रोल, राइट। और साथ ही साथ जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी ने, उन्होंने बात एक्नॉलेज की है कि जो करंट अकाउंट का टर्नओवर देखने को मिला है ऑन बोर्ड वो बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर रहा है एसबीआई के लिए। तो एक इम्प्रेसिव मार्केट शेयर ग्रोथ को लेकर एसबीआई आगे बढ़ा है और यहाँ पर इसीलिए ये 34 ट्रांजेक्शन हब्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और 68th फाउंडेशन डे भी था, आपको पता है वैसे तो, है ना, 1 जुलाई होता है। तो अक्रॉस द 21st district centers in the country, these hubs aims to provide efficient and quick transaction banking solution to the customers. Now this will going to be leveraged as a power of one within the SBI group, right? तो बस एक बात ये समझ लेना, ये जो बैंकिंग हब्स है ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर हेवी ट्रांजेक्शंस, वॉल्यूम ट्रांजेक्शंस हो सकती है बहुत इजीली, बहुत इफेक्टिवली, ठीक है। तो आप मेरे से इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बस। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 68th फाउंडेशन डे, the SBI has inaugurated 34 transaction banking hubs across 21 district centers in the country. How will the transaction banking hubs for the State Bank of India assist business customers? Now, by connecting them with subsidiary companies, right? तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रक्स हो जाएगा, जो आपको इधर ध्यान रखना है ना। दोस्तों हमेशा मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि मैं आपको बिल्कुल क्रक्स समझा दूं बात का, मतलब पूरी गाथा मुझे नहीं गानी, जो मेन पार्ट है वो समझ लो, क्योंकि टाइम कम है। अब हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क का टाइम गया, महीना भर, सवा महीना, 1.5 महीना आपको एग्जाम को है ना, मोटा मोटी। और यहाँ पर आपको कम से कम 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और जिन्होंने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। अब हमें करना है स्मार्ट वर्क, गारंटी है मेरी हो जाएगा, ये सेगमेंट तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। India's first indigenously developed 700 megawatt nuclear power reactor at the Kakrapar Atomic Power Project in Gujarat started commercial operation on Friday, right? तो यहाँ पर ये क्या है बेसिकली, तो दोस्तों गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का जो न्यूक्लियर पावर है, मतलब 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसका स्टार्ट हो चुका है और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप पावर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि ये कहाँ पर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो गुजरात हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का बनाएगा। इसी के साथ साथ इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं मैं आपको। ये सबसे पहले एनपीसीआईएल के अंदर है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, ठीक है। एक बात ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है बस कि ये जगह कौन सी है, इस पर और ज्यादा डेप्थ में कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बना के बताया आपको। इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर रिसेंटली स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस एट द Kakrapar Atomic Power Project in Gujarat. How much power capacity is the first indigenous 700 megawatt unit currently operating at? So the correct option is 90%, right? So it is very important. आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 की। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर पोस्ट मर्जर की बात हुई है, बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो आईडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज हो चुकी है 155:100 के रेशियो में। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कुछ दिन पहले कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज हो गई है, वो तो खैर अलग ही केस है। पहली बार ऐसा हमारी कंट्री में हुआ है कि किसी सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन यहाँ पर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को किया है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सीधा सीधा बात हुई है, वहां पे हुई थी उल्टी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी लिमिटेड हैव अनाउंस्ड देयर मर्जर with a share exchange of 155 equity shares of IDFC First Bank for every 100 equity shares of IDFC. And the merger aims to simplify the corporate structure, increase the book value per share, and streamline regulatory compliances. The merger is expected to be complete in the current fiscal year, subject to foreseen circumstances, right?
तो यहाँ पर मर्जर हो चुका है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना किसने किसके मर्जर किया है और रेशियो क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईडीएफसी के बारे में डेफिनेटली स्टैट्स तो आपको बताएंगे, ऐसे ही नहीं जाने देंगे इसको। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो बहुत ही प्रोमिटिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। और यहाँ पर जो बैंक है, जो आपका आईडीएफसी बैंक है, वो दिसंबर 2018 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आईडीएफसी के साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी है, जैसे आईडीएफसी एफएचएससीएल, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, राइट, सिंगल एंटिटी के बेसिस पर है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है दोस्तों कि आईडीएफसी का टैगलाइन आपको याद रखना है, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिगर मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर बहुत ज्यादा आपकी किस्मत रही, डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो डायरेक्टली सिर्फ ये पूछ लेगा किसने किसको मर्ज किया, ठीक है। तो थोड़ा फिगर्स के ऊपर ध्यान रख दीजिएगा, इसके पॉइंट्स बना लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए जो एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। गवर्नमेंट नोटिफाइज ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट कार्बन मार्केट, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का पहला कार्बन मार्केट, यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है 2023, उसको नोटिफाई, उसका एक बेसिकली ड्राफ्ट यहाँ पर बना दिया है, जहां पर एम ये रहेगा कि इंडिया में 2070 तक कार्बन फ्री करना है पूरा, ठीक है, डीकार्बनाइजेशन कर नेट जीरो एमिशंस रहना चाहिए। और उसके लिए दो एंटिटी को यहाँ पर लेकर आया गया है, सीईआरसी को और ग्रिड इंडिया को। तो देखो, सीईआरसी विल सर्व एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑल द ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद इन द इंडियन कार्बन मार्केट एंड इट विल इंश्योर कंप्लायंस, मॉनिटर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एनफोर्स रेगुलेशंस एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है इसका, आपका जो कार्बन मार्केट, इंडिया का पहला कार्बन मार्केट, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो रहेगी सीईआरसी। और जो ग्रिड इंडिया है वो रजिस्ट्री, as this will act as a registry for the carbon market and it will maintain a record of carbon credits, transactions, participant information, ensuring transparency and accountability। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनको रट लो, ये तुम्हारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्रिएट कर सकती है ना। तो देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सर्व एज अ रजिस्ट्री फॉर द कार्बन मार्केट इन इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है ग्रिड इंडिया। और वहीं अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो फिर कौन हो जाता है, सीईआरसी, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री बना है पहला जो कि पूरी तरीके से सिंगल यूज बैग्स को, प्लास्टिक बैग्स को बैन कर रहा है फॉर द ग्रोसरी स्टोर्स। So New Zealand has taken a momentous step towards reducing plastic waste by becoming the first country to implement complete ban on the thin plastic bags commonly used in the supermarkets for fruits and vegetable purchases. Moreover, this will extend beyond bags as it will also include banning of plastic straws and silverware. So this is very important because इंडिया चाह कर भी नहीं बैन कर पा रहा है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है उसने यहाँ पर बैन कर दिया है जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं। अब पता नहीं कितना सच है, वो तो आपको जाके ही देखना पड़ेगा। बट हाँ, कोशिश तो इंडिया की भी रहती की तो थी, बट आज भी सब्जियां खरीदने जाऊं तो मिलता तो मुझे प्लास्टिक की थैली है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन ऐसा हो कि हमारा कंट्री भी प्लास्टिक फ्री बन जाए, बिल्कुल। तो व्हाट हैज न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन, तो करेक्ट हो जाएगा प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स। वैसे वहां पर काफी स्ट्रिक्ट होता है, तो हो सकता है कि वहां पे प्योरली 100% बंद हो गया हो। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 को लेकर। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। दोस्तों, सीधा सिंपल याद रखेंगे आप, अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीएससी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एमयू नायर को, ठीक है। इनका एक्सपर्टीज क्या है, साइबर वॉरफेयर के लिए, सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ ही साथ इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एनसीएससी गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। नाउ ही हैज रिप्लेस्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। रिप्लेसमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। इंडिपेंडेंस डे, यूएस का इंडिपेंडेंस डे बेसिकली 4th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और 247th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया है 2023 में, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज हो गई है आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, यूएस का
इंटरनेशनल डे और सॉरी इंडिपेंडेंस डे आता है 4 जुलाई को, हमारा आता है 15 अगस्त को, ठीक है। The celebration of Independence Day in US associated with the parade, fireworks, carnival, fairs, picnic, political speeches, games, ceremonies, and whatnot. This day is considered to be a national day for US. तो which day celebrated as Independence Day in the US? तो करेक्ट हो जाएगा जुलाई 4th, ठीक है। एडिशन ध्यान रखना 247 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं एक और अपॉइंटमेंट के साथ। लास्ट न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ कामेश्वर राव कोडावंती एज अ CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दोस्तों चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। इंडिया की लार्जेस्ट लेंडर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कामेश्वर राव कदावंती को क्या बनाया? CFO, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 2023 से ऑलरेडी इनका इफेक्टिव हो चुका है कार्यकाल, मतलब चालू हो चुके हैं, काम पर लग चुके हैं अपने, और ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बनाएगा, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाम याद रख लीजिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों आप लोग यहाँ पर, है ना। तो ये था पूरा आपके और मेरे साथ हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के सेशन को। आशा करते हैं कि यहाँ पर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप हमारे डेली यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल। होम सेक्शन पर मंडे टू सैटरडे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट, प्लेलिस्ट, मन चाहे एग्जाम के लिए पढ़िए, मन चाहे सब्जेक्ट को पढ़िए। एमसीक्यू पर जाकर कम्युनिटी पेज पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करिए जो आपकी नॉलेज को और अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कुछ भी वीडियोस डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन स्क्रीन पर आ जाए। और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in को विजिट कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के लिए। कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपकी क्वेरी है, व्हाट्सएप पर कनेक्ट करिए और साथ ही मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ जाइए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। कुछ ऐसा लोगो मिलेगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले मिलेगी। और मेरे द्वारा अपलोड किए गए और भी बहुत सारे अपडेटेड न्यूज और MCQs वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।